हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पिछली कुछ क्लास में फीमेल इंटेस्टेट सक्सेशन पढ़ा था, तो हम उसी का एप्लीकेशन देखेंगे और पास्ट ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सेक्शन 15 और 16 का हम एप्लीकेशन देखेंगे। आई होप आपने 15(1) की हायरार्की अच्छे से रख ली हो और ये याद रखा हो कि 15(2)(a) और 15(2)(b तभी अप्लाई होगा, क्योंकि 15(1) का एक्सेप्शन है। वो दो केसेस तभी अप्लाई होंगे जब वुमेन की इशू नहीं है या फिर प्रॉपर्टी इनहेरिट की गई हो मदर, फादर, हस्बैंड या फादर इन लॉ से। बस इतना फंड है। अगर प्रॉपर्टी मदर, फादर, हस्बैंड या फादर इन लॉ से इनहेरिट नहीं की गई है तो उन सारे केसेस में 15(1) अप्लाई होगा। ठीक है, यूजुअली 15(1) ही अप्लाई होता है। और 15(1) की हायरार्की आप याद रखिएगा कि पहले प्रॉपर्टी मिलेगी चिल्ड्रन, हस्बैंड और चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज चिल्ड्रन को, सबको इक्वली मिलेगी। अगर ये तीन नहीं है तो heirs ऑफ हस्बैंड को नहीं है मिलेगी प्रॉपर्टी। heirs ऑफ हस्बैंड नहीं है तो मदर एंड फादर को प्रॉपर्टी मिलेगी। मदर एंड फादर नहीं है तो heirs ऑफ फादर को प्रॉपर्टी मिलेगी। और heirs ऑफ फादर नहीं है तो heir ऑफ मदर को प्रॉपर्टी मिलेगी। तो आपको इतना ही याद रखना है सेक्शन 15 में 15(1)(a) की हायरार्की क्या क्या है और 15(2)(a) और 15(2)(b क्या क्या कहना है। अब हम इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन ड्यू में जो आए हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। यूजुअली क्वेश्चन तो सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा दिया जाता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर के लिए तैयारी इनफ हो जाएगी। सो ये है कि a Hindu female was married at the age of 15 to H husband, और उसका हस्बैंड जो है वो he died of a snake bite, सांप के काटने से वो शादी के 3 मंथ बाद ही उसका हस्बैंड मर जाता है। ठीक है, और वो जो वुमेन है उसका ब्रदर इन लॉ उसे घर से बाहर निकाल देता है और उसके पेरेंट्स उसे घर के अंदर लेते हैं, उसके पेरेंट्स और भाई, और उसे सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो टीचिंग के करियर में आ जाती है, वो प्रिंसिपल बन जाती है। उसके बाद अब हम उसकी डेथ हो जाती है और अब हमें उसकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व करनी है। उसने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ी है और कौन कौन हेयर है उसका? उसका छोटा भाई, उसका ब्रदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के 2 बच्चे और उसके मदर एंड फादर। अब हम एक ऐसा डायग्राम बना लेंगे, फैमिली ट्री। ठीक है, इसमें ये वुमन है एक्स। ठीक है, इसका हस्बैंड पहले से ही मरा हुआ है। फिर अभी उसके जिंदा कौन कौन है? एक्स का ब्रदर इन लॉ के 2 बच्चे, एक्स के मदर, एक्स के फादर और एक्स का ब्रदर। तो अब किसे प्रॉपर्टी जानी चाहिए? और क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस फ्रॉम मदर, फादर, हस्बैंड या फादर इन लॉ का कुछ मेंशन नहीं है, तो आप सीधे सीधे सेक्शन 15(1) को अप्लाई करेंगे। 15(1) क्या कहता है कि पहले तो यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं है, हस्बैंड नहीं है वुमेन की, चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज सन नहीं है, तो सेक्शन 15(1)(a) नहीं लगेगा, सेक्शन 15(1)(b) लगेगा। यानी कि प्रॉपर्टी किसे जानी चाहिए? heirs ऑफ द हस्बैंड को। चाहे कितना ही पूरा ट्रीट किया हो, प्रॉपर्टी किसे जानी चाहिए? heirs ऑफ द हस्बैंड को। ठीक है, तो इन दिस केस क्योंकि एक्स की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, किसी से इनहेरिट नहीं की, मदर, फादर, हस्बैंड या फादर इन लॉ से, और खुद एज अ प्रिंसिपल काम करके वो प्रॉपर्टी उसने बनाई है 5 करोड़ की, तो फिर वो प्रॉपर्टी किसे जाएगी इन दिस केस? क्योंकि सेक्शन 15(1)(a) से कोई नहीं है तो प्रॉपर्टी जाएगी heirs ऑफ द हस्बैंड। अब यहाँ पे heirs ऑफ द हस्बैंड कौन है? heirs ऑफ द हस्बैंड सिर्फ होगा हस्बैंड का भाई। क्यों? क्योंकि हम ये अज्यूम करेंगे कि वो प्रॉपर्टी एक्स के जो मर चुके पति है उसकी थी, और उस हिसाब से हम सेक्शन 8 पे जाएंगे। ठीक है, हम सेक्शन 8 पे गए। सेक्शन 8 पे क्लास 1 एयर का तो हस्बैंड का कोई भी नहीं है, तो क्लास 2 एयर में क्योंकि ब्रदर है, और क्लास 2 एयर में भी ऐसा होता है कि ऊपर की कैटेगरी नीचे वालों को एक्सक्लूड कर देती है, तो ब्रदर के बच्चों को तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ब्रदर को एज अ क्लास 2 एयर सेक्शन 8 के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हेयर ऑफ द हस्बैंड यानी कि भाई को प्रॉपर्टी मिलेगी, ना कि जो वुमेन है उसके मदर, फादर या ब्रदर को। ये अनफेयर है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था।
बट दिस इज हाउ इट इज कि अगर वो वुमन की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी है उसने कैसे भी ली हो, सिर्फ इनहेरिटेंस ना हो मदर फादर हस्बैंड या फादर इन लॉ से, तो प्रॉपर्टी 15(1) के अकॉर्डिंग डिवॉल्व होगी। अब क्योंकि यहाँ पे उसका हस्बैंड भी नहीं था और बच्चे भी नहीं थे, तो प्रॉपर्टी एयर्स ऑफ द हस्बैंड हो जाएगी। एयर्स ऑफ द हस्बैंड में हम सेक्शन 8 में देखेंगे कि हस्बैंड के कौन कौन रिलेटिव जिंदा है। क्लास 1 एयर्स में कोई जिंदा थे नहीं, क्लास 2 में ब्रदर आता है तो हस्बैंड के ब्रदर को प्रॉपर्टी मिलेगी, इवन तो उसने वुमेन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। और ये हमने किस केस में भी देखा था, ओम प्रकाश वर्सेस राधाचरण, उस केस को मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम इसका एक एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि कैसे लिखना है हमें अपने आंसर को। हम पहले ये बताएंगे कि 15 ऑफ HSA सेक्शन 15 जो है वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व करेगा अगर फीमेल एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है। मतलब ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, फिर हम सेक्शन 15 क्या कहता है उसे ले डाउन करेंगे। कि 15 कहता है कि 15(1) कहता है कि अगर वुमेन के हस्बैंड चिल्ड्रन या चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज चिल्ड्रन है तो वो सारी प्रॉपर्टी लेंगे, वो नहीं है तो हस्बैंड के एयर लेंगे, वो नहीं है तो मदर एंड फादर लेंगे, वो नहीं है तो एयर्स ऑफ फादर लेंगे, और एट लास्ट एयर्स ऑफ मदर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 15 क्या कह रहा है। उसके बाद हम केस पर आएंगे कि क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि ये इनहेरिटेड है या नहीं है, तो हम उसे सेक्शन 15(1) से हमेशा डिवॉल्व करते हैं एज जनरल प्रॉपर्टी मान के। और क्योंकि यहाँ पे 15(1) के कोई लोग नहीं थे, यानी कि चिल्ड्रन हस्बैंड या चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज चिल्ड्रन, तो प्रॉपर्टी एज ऑफ द हस्बैंड को जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन किया है अच्छे से। ये वही आंसर है जस्ट इन अ रिटन फॉर्म। और एयर्स ऑफ द हस्बैंड, अब हम सेक्शन 8 में देखेंगे कि एयर्स के हस्बैंड के कौन कौन रिलेटिव हैं। अब सेक्शन 8 में क्लास 2 लिस्ट में हस्बैंड का ब्रदर आता है, तो इसलिए इन दिस केस एज अ एयर ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड के ब्रदर को प्रॉपर्टी मिल जाएगी और कोई प्रॉपर्टी नहीं लेगा। चाहे वुमेन के मदर है फादर है, उन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और इसमें एक केस मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, वो क्या है, ओम प्रकाश वर्सेस राधाचरण। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे मेंशन ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप वो क्लियर हो। उसमें बस इतना था, सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग आपको डिवॉल्व करना है जहाँ पे भी एयर्स ऑफ द हस्बैंड आता हो। सेक्शन 8 के रूल्स लगाइए, ऐसा मानिए हस्बैंड मरा है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है, अमिताक्षर को-पार्टनर फादर, his 3 sons and a daughter formed a co-partnership. Daughter has a husband DH. In 2008, she claimed partition and got her due, but unfortunately, she died in 2009. Discuss who would get her property and what would be their shares. ठीक है, तो अब हम अगेन डायग्राम आप ज़रूर बनाइएगा, डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो इन दिस केस फादर था, उसके 3 सन थे और एक डॉटर थी, तो ये कोपार्सनरी बनाए थे। क्योंकि ये 2005 का मैटर था तो डॉटर कैन बी अ कोपार्सनर, तो ये 5 लोग एक कोपार्सनरी बना रहे थे। ठीक है, कौन कौन, फादर, सन 1 सन 2 सन 3 और डॉटर। और इन 2008 डॉटर ने पार्टीशन मांग लिया था। ठीक है, लेकिन 2009 में उसकी डेथ हो गई थी। तो सबसे पहले तो हम डॉटर का को पार्सनरी शेयर निकाल देते हैं, क्योंकि हमें अभी डॉटर का को पार्सनरी शेयर जो है ना, ये डिवॉल्व करना है या बांटना है। ठीक है, तो 5 को पार्सनर है, 1 2 3 4 5, यानी कि फादर, 3 बेटे और एक डॉटर। 5 को पार्सनर है, सबको बराबर बराबर बटता है, तो सारे को पार्सनर्स को 1/5 1/5 1/5 मिल जाएगा। डॉटर का शेयर भी क्या होगा, 1/5। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें पता चल गया डॉटर का शेयर क्या है, हमें कितनी प्रॉपर्टी डिवॉल्व करनी है। डॉटर के मरने पर ये 1/5 प्रॉपर्टी अभी हमें डिवॉल्व करनी है। ठीक है, अब डॉटर किन किन को छोड़ के गई है, वो अपने हस्बैंड को छोड़ के गई है, अपने 3 भाइयों को और फादर को छोड़ के गई है। अब हमने पढ़ा था को पार्सनरी इंटरेस्ट जनरल प्रॉपर्टी होता है, और वो किससे डिवॉल्व होगा, सेक्शन 15
15(1) से। सेक्शन 15(1) में हायरार्की ऑफ हेयर्स दे रखा है। उसमें 15(1) क्या कहता है कि सबसे पहले प्रॉपर्टी किस में बचनी चाहिए, हस्बैंड, चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज चिल्ड्रन। इनमें से कोई एक भी है तो बाकी हेयर्स जैसे कि मदर एंड फादर है, इन लोगों को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो 15(1) से यहाँ पे हस्बैंड है, जो वुमन मरी है उसका हस्बैंड है, तो सारे का सारे जो 1/5 शेयर है डॉटर का, ये उसके हस्बैंड को चला जाएगा। फादर और उसके 3 भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 15 क्या कहता है कि कैटेगरी ए में किसे मिलना चाहिए, अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड, बच्चे हैं तो बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज चिल्ड्रन है तो उन्हें, और अगर इनमें से कोई एक भी है तो उसे प्रॉपर्टी मिलेगी, या अगर ये सारे हैं तो उन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी, बाकी किसी और रिश्तेदार को वुमेन के नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 15(1) में हस्बैंड था, और क्योंकि कोपार्सनरी इंटरेस्ट सेक्शन 15 से डिवॉल्व होता है, इसलिए जो डॉटर का 1/5 शेयर था वो पूरा का पूरा किसे चला जाएगा, हस्बैंड DH को। अगेन आंसर कैसे फ्रेम करना है, आप पहले सेक्शन 15 के बारे में लिखिएगा, सेक्शन 15 क्या क्या कहता है, आप उसे अच्छे से रट लीजिए, आपको यही लिख कर आना है। फिर आप बोलेंगे कि कोपार्सनरी, मतलब मैं अभी जो आपको आंसर बताया था उसे थोड़ा सा रिपीट करूँगी। कोपार्सनरी शेयर 15(1) के अकॉर्डिंग डिवॉल्व होता है। 15(1) क्या कहता है कि हस्बैंड, सन, डॉटर या चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज सन है तो उन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी, और बाकी जो हेयर हैं जैसे मदर, फादर, वुमेन के ब्रदर, उन्हें कोई प्रॉपर्टी मिलेगी अगर इनमें से कोई एक भी है। अब क्योंकि इन दिस केस हस्बैंड था वहाँ पे, तो वुमेन का कोपार्सनरी शेयर पूरा का पूरा किसे चला जाएगा, हस्बैंड को। तो अब कोपार्सनरी शेयर डिटरमाइन करने के लिए हम डिवाइड करेंगे कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, जो जो कोपार्सनर उन्हें बराबर मिलती है। तो फादर थे, 3 सन थे, डॉटर थी, तो 5 लोग थे, तो डॉटर का शेयर कितना होगा, 1/5। और ये 1/5 पूरा का पूरा, जैसा कि अभी हमने एक्सप्लेन किया है, हस्बैंड को चला जाएगा डॉटर का 1/5 शेयर, क्योंकि वो कोपार्सनरी शेयर था, जनरल प्रॉपर्टी थी, 15(1) से डिवॉल्व होगा। और क्योंकि 15(1) के अंदर हस्बैंड आता है, तो फादर और वुमेन के 3 भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा, पूरी जो 1/5 शेयर था कोपार्सनरी का वुमेन का, वो उसके हस्बैंड को चला जाएगा इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a Hindu woman died, she survived by her father, mother and husband H. She left a house which she purchased out of her own salary. Purchased out of her own salary मतलब कि 15(1) अप्लाई होगा। जहाँ पे भी मतलब इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, फादर, हस्बैंड या फादर इन लॉ नहीं है, वहाँ पे आप 15(1) अप्लाई करेंगी। को पार्सनरी शेयर और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी से मतलब अपनी सैलरी से परचेज किया है, तो एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उन केसेस में क्या क्या लगेगा, 15(1। ठीक है, एंड अ पीस ऑफ लैंड विच शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर सन। अगेन जो भी प्रॉपर्टी चाहे वो जैसे भी मिली हो, अगर वो उसके मदर, फादर, हस्बैंड या फादर इन लॉ से इनहेरिट नहीं की गई है, तो वो 15(1) से डिवॉल्व होती है। अब हम इसे देख लेते हैं एक फैमिली ट्री या फैमिली चार्ट के साथ, तो थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सो हम एक फैमिली ट्री टाइप का बना देते हैं। तो इन दिस केस वुमेन थी एक्स, है ना, उसका एक हस्बैंड था एच, और उसके वुमेन के मदर एंड फादर थे। अब उसकी प्रॉपर्टी किसे मिलेगी, वुमेन के पास 2 प्रॉपर्टी है, एक उसने खुद के पैसे से खरीदी और एक उसने सन से इनहेरिट की है। ठीक है, तो आंसर डिस्क्राइब करते वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आप सेक्शन 15 के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर आप कहेंगे कि क्योंकि सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, तो वो किस में आएगी, सेक्शन 15(1) में।
सेक्शन 15(1) में हर वो प्रॉपर्टी आएगी जो कि मदर, फादर, हस्बैंड या फादर इन लॉ से इनहेरिट नहीं की गई, तो सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी 15(1) में आएगी। और प्रॉपर्टी इनहेरिट फ्रॉम द सन, अब क्योंकि सन से जो प्रॉपर्टी इनहेरिट की गई है वो प्रॉपर्टी वो नहीं है जो मदर, फादर, हस्बैंड या फादर इन लॉ से इनहेरिट की गई है, तो सन से इनहेरिट की गई प्रॉपर्टी भी किसके अंडर आएगी, सेक्शन 15(1) में। ठीक है, फिर आप सेक्शन 15(1) के बारे में लिखेंगे। तो सेक्शन 15(1) क्या कहता है कि हस्बैंड, सन, डॉटर और अगर चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज चिल्ड्रन, अगर ये 4 कैटेगरी के लोग या इनमें से कोई एक भी है तो इन्हें सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी वुमेन की। और जो अदर एयर्स हैं, जैसे सेक्शन 15(1) में एयर्स ऑफ हस्बैंड है, मदर एंड फादर है, एयर्स ऑफ फादर है, इन सबको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, इन्हें कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी वुमेन की। कब? जब वुमेन के हस्बैंड, वुमेन के चिल्ड्रन या वुमेन के चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज चिल्ड्रन, इनमें से सारे या इनमें से कोई एक जिंदा हो तो। इन दिस केस, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेक्शन 15(1) से गवर्न होती है ना, और उसका हस्बैंड जिंदा है, यानी कि 15(1) का एक ही कैटेगरी का बंदा जिंदा है, तो मदर एंड फादर को इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी और सारी प्रॉपर्टी किसे चली जाएगी, उसके हस्बैंड को। 15(1) के ए में जो पर्सन है यानी कि हस्बैंड है, उसे उसकी दोनों प्रॉपर्टियां चली जाएंगी, वुमेन की दोनों प्रॉपर्टियां, एक जो उसने खुद से खरीदी थी और दूसरी जो उसकी बेटी से इनहेरिट हुई थी। और क्योंकि सेक्शन 15(1) में हस्बैंड प्रेजेंट है और वो एक हायर कैटेगरी में है, तो 15(1) में जो मदर एंड फादर प्रेजेंट है उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो हस्बैंड विल गेट बोथ द प्रॉपर्टीज, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A Hindu woman named Meeta had married Pramod. Pramod had a child named Kishan from his previous wife, with whom he had taken a divorce, after which he married Meeta. Meeta's parents lived with Pramod and Meeta in their house and would support them financially whenever they needed. One day, in a car accident, both Pramod and Meeta died. To whom will be Meeta's house be devolved upon? ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ है, दो लोग थे, मीता और प्रमोद, उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन प्रमोद की पहली शादी से एक बच्चा था जिसका नाम है किशन। अब प्रमोद का पहली वाइफ से डिवोर्स हो गया, उसने मीता से शादी कर ली है, तो वो अब मीता के पेरेंट्स के साथ रहता था, यानी कि मीता, प्रमोद और मीता के पेरेंट्स सब साथ रहने लगे थे। और मीता के पेरेंट्स कभी कभी उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर दिया करते थे। लेकिन एक दिन मीता और प्रमोद कार एक्सीडेंट में दोनों की ही मौत हो गई। तो मीता की अब हमें उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी डिवॉल्व करनी है। अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा, जो भी प्रॉपर्टी मदर, फादर, हस्बैंड या फादर इन लॉ से इनहेरिट नहीं की गई है वो सेक्शन 15(1) से डिवॉल्व होती है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जहाँ पे भी आता है वो हमेशा सेक्शन 15(1) से डिवॉल्व होगी। अब हम इसमें फैमिली ट्री है वो देख लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, ये है एक बंदी मीता, इसकी डेथ हो गई है और उसके साथ साथ उसके हस्बैंड प्रमोद की भी डेथ हो गई है। हस्बैंड का पहली शादी से एक बेटा था किशन, जो कि स्टेप सन है मीता का। ठीक है, स्टेप सन है वो, और बचे हैं मीता के मदर और फादर। अब इस केस में मीता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसे जाएगी? ठीक है, तो पहली बात तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी 15(1) से गवर्न होती है। अब हम देखेंगे कि 15(1) का कोई एयर है इसमें, ना ही हस्बैंड है, ना ही चिल्ड्रन है, ना ही चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज चिल्ड्रन है, तो 15(1) अप्लाई नहीं होगा। और क्योंकि ये इन कैटेगरी के कोई लोग नहीं है, तो इस केस में क्या अप्लाई होगा, 15(1)(b). किससे जाएगी मीता की प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी? एयर्स ऑफ हस्बैंड को। एयर्स ऑफ हस्बैंड यहाँ पे कौन है? एयर्स ऑफ हस्बैंड है मीता का स्टेप सन। क्योंकि अगर हम ये अज्यूम करें कि वो प्रमोद की प्रॉपर्टी थी, मीता की प्रॉपर्टी जो थी, एयर्स ऑफ हस्बैंड ढूंढने के लिए हम क्या देखते हैं हमेशा, हम ये मानते हैं कि वो प्रॉपर्टी हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी, तो हमने माना प्रमोद की प्रॉपर्टी है और प्रमोद की डेथ हुई है,
तो अब हम उसकी प्रॉपर्टी को कैसे डिवॉल्व करेंगे, सेक्शन 8 से। और सेक्शन 8 में क्लास 1 एयर कौन है यहाँ पे, सन, प्रमोद का बेटा, ठीक है। तो प्रमोद के बेटे को एज अ एयर ऑफ हस्बैंड क्या मिल जाएगी, प्रॉपर्टी मिल जाएगी मीता की सेल्फ एक्वायर्ड। और मदर और फादर को, क्योंकि वो नीचे की कैटेगरी में आते हैं, वो 15(1)(c) में आते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। पूरी की पूरी मीता की प्रॉपर्टी किसे जाएगी, उसके स्टेप्सन किशन को एज अ एयर ऑफ हस्बैंड। अगेन आंसर राइटिंग में आप सबसे पहले सेक्शन 15 के बारे में थोड़ा लिखिए, फिर आप बताइए कि प्रॉपर्टी अगर वो मदर फादर हस्बैंड या फादर इन लॉ से इनहेरिट नहीं की गई है तो वो सेक्शन 15(1) के अकॉर्डिंग डिवॉल्व होगी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हमेशा सेक्शन 15(1) के अकॉर्डिंग डिवॉल्व होती है, क्योंकि वो मदर फादर हस्बैंड या फादर इन लॉ से इनहेरिट नहीं की गई होती है, ठीक है। फिर क्योंकि इसमें सेक्शन 15(1)(a) के कैटेगरी का कोई बंदा नहीं था, तो प्रॉपर्टी मीता की किसे जाएगी, एयर्स ऑफ द हस्बैंड को। एयर्स ऑफ द हस्बैंड में सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। स्टेप्सन हमेशा हमेशा याद रखिएगा, स्टेप्सन एयर ऑफ द हस्बैंड है। और एयर्स ऑफ द हस्बैंड बाकी जो नीचे की कैटेगरी के एयर्स है, जैसे मदर एंड फादर है, उन्हें एक्सक्लूड कर देगा। तो इन दिस केस स्टेप्सन किशन को पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और जो मीता है उसके पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलेगा। सो दैट्स इट। आई होप ये क्वेश्चन आंसर्स आपको हेल्प करें। थैंक यू सो मच।